पर्यावरण इन कार्यों को बिना किसी व्यवधान के तभी कर सकता है जब तक कि ये कार्य उनकी धारण क्षमता की सीमा में है। धारण क्षमता यानी कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित किया, छोड़ रहे हैं, तो ये जो पेड़ पौधे हैं पर्यावरण इन्हीं से तो मिलकर बना है, ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लेकिन अगर ये पेड़ पौधे ना हो, इनकी क्षमता जितनी उतना सोख रहे हैं। मान लो 2 पेड़ हैं यहाँ और आप 100 पेड़ के बराबर गंदगी छोड़ रहे हो, वायु छोड़ रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ रहे हो, तो वो अवशोषित कर पाएंगे नहीं। समझ गए? यानी उनकी क्षमता के बराबर हो तो पर्यावरण हमारा सही रहेगा। इसका अर्थ है संसाधनों का निष्कर्षण पुनर्जनन की दर से अधिक नहीं है और उत्पन्न अवशेष पदार्थ के समावेशन क्षमता के भीतर है। ऐसा नहीं होता तो पर्यावरण जीवन वही कुल मिलाकर ये है जो पर्यावरण की अवशोषी क्षमता होती है। यानी कि हमें, अगर मैं एक पेड़ हूँ और इतने क्लास का जितनी गंदगी है वो अवशोषित वायु को शुद्ध करने में सक्षम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास के लिए भी तो एक पेड़ चाहिए और हम क्या करते हैं, सारे पेड़ काट के एक पेड़ रख देते हैं बस, ठीक है ना। हमें देखने में लगता है एक पेड़ है ना, पर्याप्त है, वो पर्याप्त नहीं है। तो हमें ये समझना पड़ता। अगर मान लो यहाँ पे एक पेड़ से आपकी जरूरतें पूरी हो रही है, यहाँ अगर 2-3 पेड़ और हो जाए तो क्या कुछ हानि हो जाएगी? नहीं होगी। तो इसका मतलब ये कोई पैरामीटर ज्यादा से ज्यादा करने का नहीं है। कम करोगे तो बेकार हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लगाते जाइए। इसलिए कहा जाता है ना, पेड़ कट रहे हैं। देखो कागज हमारा पेड़ से बनता है, दिया सलाई लकड़ियों से बनता है, लकड़ियों से फर्नीचर्स वगैरह बन रहे हैं। तो पेड़ तो अंधाधुंध कट रहे हैं, उस तरीके से पेड़ को लगाना भी है हमें। विकासशील देशों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या और विकसित देशों के समृद्ध उपभोग तथा उत्पादन मानकों ने 2 बातें होती हैं। विकासशील देशों में क्या है, जनसंख्या एक प्रॉब्लम है, जनसंख्या बढ़ रही है विकासशील देशों में जैसे भारत। और विकसित देशों में क्या समस्या होगी, जनसंख्या समस्या नहीं है, उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, वो इतना ज्यादा यूज करते हैं गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कि उसकी वजह से गंदगी वहां ज्यादा फैल रही है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग फैल रही है। उनका एक ब्रेड भी नहीं सीखता बिना मशीन के। हमारा ब्रेड तो तवे पे सीख जाता है ना, मतलब मशीन तो धरा रह जाता है, मशीन तो एकदम बेकार है हमारे लिए। उनको हर एक चीज के लिए रोटी मेकर चाहिए, उनको सब चीज के लिए मशीन चाहिए, और उससे जो निकल रहा है वो उनके देश में प्रॉब्लम है। और हमारे देश में मेन क्या प्रॉब्लम है, जनसंख्या। अनेक संसाधन विलुप्त हो गए हैं और सृजित अवशेष पर्यावरण की अवशोषी क्षमता के बाहर है। अवशोषी क्षमता का अर्थ है, देखो अभी जिसका नाम मैंने लिया था अवशोषी क्षमता, यानी कि जो वो अब्जॉर्ब करती है उसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी, पर्यावरण की अक्षय को सोखने की योग्यता से। इसके कारण ही आज हम पर्यावरण संकट की दहलीज पे खड़े हैं, क्योंकि सोखने की क्षमता जितनी होनी चाहिए नहीं है और हम गंदगी किए जाते हैं। नदियां वगैरह सूख गए हैं, प्रदूषित हो गए हैं, इनसे जल को एक आर्थिक वस्तु बना दिया गया है। यहाँ पे आ जाते हैं वैश्विक उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग। ये बहुत ही ज्वलंत एक टॉपिक है और ये आ भी सकता है, आपके एग्जाम में आता है और जानना भी चाहिए। वैश्विक उष्णता मैंने बताया है, जैसे पृथ्वी है गोल, हम गर्मी बढ़ रही है, उष्णता यानी गर्माहट। अगर गर्माहट बढ़ेगी तो हमारे हार्मोन्स भी चेंज होते हैं, हमें कई तरह की बीमारियां भी होती हैं, हमें एडजस्ट करने में फिर एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो बीमारियां होंगी, मरेंगे लोग। तो ये उष्णता आई कहाँ से? ये पृथ्वी है हमारी, उष्णता है क्या पहले ये समझ लें। इसके ऊपर एक ओजोन परत है, ठीक है, और यहाँ है सूर्य जी महाराज, ठीक है। सन रेज अल्ट्रावायलेट किरणें हमें सीधे जला सकती हैं। जो ये धूप आती है वो किसी छतरी से छन के आती है। जैसे आप एक लाइट छतरी ले लो, ठीक है, और धूप में जाओ तो उस छतरी से छन के जो धूप आएगी वो थोड़ी कम लगेगी आपको, है ना, उसकी रोशनी लगेगी लेकिन कम लगेगी। तो यही एक छतरी का काम करता है हमारा क्या, ओजोन परत, ठीक है। अब ये जो है यहाँ से छन के हमारे तक आ रहा है, हमारी पृथ्वी के लिए बहुत अच्छा है। पृथ्वी पे क्या हो रहा है, गाड़ियां चल रही हैं। ये जो गाड़ियां हैं वो एक कई जहरीले गैस, अभी हम पढ़ेंगे इसमें कि कौन कौन से हैं। इसमें मेन है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारी गाड़ियों से, वाहनों से निकलता हुआ धुआं, जहरीला धुआं होता है। इसकी वजह से वायु प्रदूषण मेनली है। इसकी वजह से इस छतरी में हो गए हैं छेद। आपकी छतरी में अगर छेद हो जाए तो धूप सीधे लगेगी या बारिश होगी तो आप भीग जाओगे। तो ऐसी छेद हो गया है ओजोन परत में, जो कि बढ़ता जा रहा है, जो कि किसके कारण है, वायु प्रदूषण के कारण है।
तो अब होता क्या है, ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो आ जाती है नीचे। हाँ, एक और परत होती है, उसे कहते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक और नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट। हरित, इसका जो हिंदी हो देखते हैं अगर होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये जो परत होती है इसमें तो चेक कर रही है, एक यहाँ पे परत एक और क्रिएट कर दे रही है गंदगी की, वायु की। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोबरा या फिर किसी का धुआं होता है घर का, तो थम सा जाता है ना, एक लेयर सा क्रिएट कर देता है। तो वैसी कुछ लेयर यहाँ पे क्रिएट हो गई है। इसको अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये जो लेयर क्रिएट हुई है, यहाँ से जो ऑक्सीजन जो जहरीली वायु है वो ऊपर जाके फिर लौट रही है। ये जो गर्मी आ रही है वो वापस नहीं जा रही है, मतलब हमारे अंदर, हमारे इस पृथ्वी के बॉडी की गर्मी बाहर रिलीज नहीं हो रही है, समझ रहे हो, और मिल रही है बाकायदे। और अंदर का जो वायु प्रदूषण है और ये अल्ट्रावायलेट तो हमें हानि पहुंचा ही रहा है, हमारी गर्मी नहीं रिलीज हो रही है। अगर आपको बहुत तेज गर्मी लगे, आपने जैकेट वैकेट डाल रखा है, अब गर्मी के दिनों में अब बहुत तेज गर्मी लग रही है, आपको कैसा फील होगा, बिल्कुल आप हीट हो जाओगे ना, फिर आप बीमार पड़ोगे, समझ रहे हो। तो ये जो जैकेट है वो लेयर खोलना, ये जैकेट लेयर क्या है, ये जो वायु प्रदूषण है, कार्बन मोनोऑक्साइड का एक लेयर जो बन गया है पूरे पृथ्वी के चारों ओर, ये मोटा होता जा रहा है। इससे हमारा क्या हो रहा है कि गर्मी जो है अवशोषित तो हो रही है लेकिन बाहर नहीं जा रही है, और इससे फिर हमारी जो पृथ्वी है वो हीट कर रही है, गर्म हो रही है। इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो दोनों तरफ से पृथ्वी को मार पड़ रही है। तो अब आ जाते हैं वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग। अब ये क्योंकि बात किसी एक देश की नहीं है बल्कि पूरे भूमंडल की है, पूरे विश्व की है, तो इसीलिए इसे वैश्विक उष्णता नाम दिया गया है। वैश्विक उष्णता पृथ्वी समुद्र के वातावरण औसत तापमान में वृद्धि को कहते हैं। सीधी सी बात है, तापमान में वृद्धि, गर्मी का बढ़ना। वैश्विक उष्णता औद्योगिक क्रांति से ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के निचले वायुमंडल के औसत तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी है। किसके कारण? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति हुई तो यूरोप से लेकर फ्रांस से लेकर सारे विश्व में फैल गई। औद्योगिक क्रांति मीन्स कि हम उद्योगों की ओर बढ़े, विनिर्माण की ओर बढ़े। वर्तमान में और आने वाले दिनों में वैश्विक उष्णता में अधिकांश मानव उत्प्रेरित है, मानव के कारण ही है। यह मानव द्वारा वन विनाश, जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि के कारण होता है। ठीक है, ये जितनी गैसें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। वन विनाश, क्योंकि अगर हमारा जंगल होता, अगर पेड़ होते तो वो भी एक तरह से ओजोन परत का काम करते हैं, वो अवशोषित कर लेते हैं हमारे वायु के प्रदूषण को और हमें शुद्ध वायु यानी वायु को वो शुद्ध करते हैं, तो वो है ही नहीं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस तथा दूसरी गैसें जिसमें गर्माहट को सोखने की क्षमता है, गर्माहट को सोख लेती है, वातावरण में मिलने से हमारे भूमंडल की सतह गर्म होती जाएगी। 1750 के पूर्व औद्योगिक स्तरों में अब तक कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 के वायुमंडलीय संकेंद्रण, मीथेन गैस CH4 यानी मीथेन गैस संकेंद्रण में क्रमशः इतने प्रतिशत वृद्धि हुई है। संकेंद्रण का मतलब होता है जो ये ऑब्जर्वेशन की क्षमता है, ये जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसकी जो क्षमता है, ठीक है। और समुद्र तल कई इंच ऊपर उठ गया है। यहाँ पे एक ये है समुद्र तल का, सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेट, समुद्र तल का ऊपर उठना, सही नहीं है। समुद्र तल का ऊपर उठने का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? देखो, जैसे कि नीचे है समुद्र, ठीक है, अगर हम केवल भारत की बात लेके चलते ताकि तुम लोगों को समझ में आए, ये भारत है, यहाँ समुद्र है ना, ये जो जमीन पर ढकता जा रहा है, अभी केवल भारत की बात करते हैं, ढकता जा रहा है यानी कि पानी का स्तर ऊपर उठ रहा है, तो हमारा जो स्थल है, जमीन है, वो कम होती जा रही है। पृथ्वी के कितने भागों में जल है? ठीक है, ये जानते हो आप लोग कि 1/3 हमारा जल है। तो भैया ये जब ऊपर उठता जा रहा है, स्थल से उठता जा रहा है, कारण क्या है? इससे क्यों कोरिलेट कर दिया? पानी जो है बढ़ रहा है ग्लेशियर्स के पिघलने से,
क्यों ग्लेशियर्स पिघलेगा? एक बर्फ का टुकड़ा क्यों पिघलता है? समझ में आ गया? बहुत इजी है समझना। तो यहाँ पे क्या है, समुद्र तल कई इंच ऊपर उठ गया है। वैश्विक उष्णता, उष्णता यानी बताओ, ठीक है। ये कुछ दीर्घकालिक परिणाम है। दीर्घकालिक यानी बहुत दिनों में वो परिणाम देखने को लॉन्ग टर्म्स के मिलते हैं। ध्रुवीय हिम का पिघलना, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र स्तर में वृद्धि और बाढ़ का प्रकोप, हिम पिघलाव पर निर्भर पेयजल की पूर्ति में पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण प्रजातियों की विलुप्ति। प्रजाति की विलुप्ति विलुप्त क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि ये असंतुलन हो जा रहा है। जैसे समुद्र का पानी भी जहरीला हो जा रहा है, नदी का पानी जहरीला हो जा रहा है। उष्णकटिबंधीय तूफानों की बारंबारता और उष्णकटिबंधीय रोगों के प्रभाव में बढ़ोतरी। ये तीनों लाइन समझ में आई? गर्मी बढ़ी, पिघल रहा है ग्लेशियर्स, समुद्र तल ऊंचा उठ रहा है, बाढ़ आ रहा है। जहां पानी की कमी कहीं हो जा रही है, कहीं बाढ़ आ जा रहा है, तो ये डिसबैलेंस। वैश्विक उष्णता में योगदान करने वाले अन्य तत्व क्या है? कोयला, पेट्रोल उत्पाद का प्रज्वलन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन के स्रोत है। वन विनाश, जो कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि करता है। वन विनाश यानी पेड़ों को काटना, तो अपने आप ये गैसें वातावरण में ही रह जा रही है। जानवरों के अपशिष्ट से निकलने वाली मीथेन गैस और पशु की संख्या में वृद्धि, जो कि वन विनाश, मीथेन उत्पादन, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में योगदान करती है। 97 में टोक्यो, जापान में जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ, जिसमें वैश्विक उष्णता का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ। इस समझौते में औद्योगिक राष्ट्रों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी की मांग की। देखो भाई, है ये टॉपिक पूरे विश्व का, है ये प्रॉब्लम पूरे विश्व की। तो ये पर्यावरण एक तरह से देखा जाए तो ग्लोबल टॉपिक है, कोई एक देश का नहीं है, कोई एक स्कूल का नहीं है। इसीलिए अब इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि सारे विकास धरे के धरे रह जाएंगे अगर हम विकास को धारणीय न बनाएं और उसका उपाय न करें, उसके अवशिष्टों को सोखने का उपाय न करें। तो इसका सबसे बड़ा उपाय, अभी तुम लोग को अगर तुरंत सोचने को बोला जाए कि क्या हो सकता है, तो क्या बताओगे? ऐसा तो नहीं कि नहीं आप चलिए फिर से वही पुराने दुनिया में कि नहीं हो उद्योग, नहीं हो मोटरसाइकिल, ना हो कार, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्या कर सकते हैं बताइए, जरा दिमाग लगाइए, तुरंत बताइए, बहुत ईजी है। परिवार नियोजन यानी जनसंख्या पे कंट्रोल, हाँ, और प्लास्टिक का कम उपयोग करें। हाँ, ठीक है। जिन चीजों को हम अपने स्तर पे कम कर सकते हैं उनको करें, प्लस हम पेड़ लगाएं। जहां भूमि खाली देखें हम पेड़ लगाएं, लेकिन पेड़ के लिए भी जमीन चाहिए, इसके लिए जनसंख्या पे भी पाबंदी होना चाहिए। ठीक है।